हेलो एवरीवन, अभ्युदय प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एसे। एसे सिविल सर्विसेज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स में मुझसे बोला भी था कि एसे किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए और किस तरीके से चीज़ें करी जाएं, उससे रिलेटेड एक हम वीडियो बनाएं। तो अब आज हम एसे से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है एसे का कंटेंट कहाँ से आएगा और कब से एसे लिखना स्टार्ट करें। तो मेरे हिसाब से जो आपकी जीएस की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आप चीज़ें पढ़ते हो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, डिफरेंट एरियाज़ देखते हो, और प्लस न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो सारे इश्यूज़ होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ से कवर होते हैं और जो सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो इसी से होती हैं। और तीसरा मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट वो है बुक्स एज एन जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है वो नहीं, कुछ अच्छी बुक्स अगर आप पढ़ते हैं वो डेफिनेटली ऐसे के लिए हेल्प करती हैं। बट स्टार्टिंग में इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में ज़रूरी है कि जीएस और आपका जो करंट अफेयर्स है, न्यूज़पेपर है, वो कवर हो जाए अच्छे से। उसके बाद आप इस पे मूव कर सकते हैं उस चीज़ को लेके। तो कंटेंट से रिलेटेड ये चीज़ थी। अब आप जब प्रिपेयर करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए तो स्टार्टिंग में आप अपना बेसिक एनसीईआरटीज़ कवर करते हैं, तो 2-3 महीने आप उनको कवर करने में, फिनिश करने में लगाते हैं। तो मैंने जैसे एक पुरानी वीडियो में भी कहा था कि आप जब 3-4 महीने हो जाएं आपके प्रिपरेशन को, आप पढ़ने लगें, तो आप अपना एसे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। वीकेंड पे आप अपना कुछ भी टॉपिक लेके एसे लिखें। कभी भी ये मत सोचना कि आपका कंटेंट पूरा हो जाए उसके बाद आंसर राइटिंग या एसे स्टार्ट करेंगे। जब भी आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तैयारी हो गई है, एक फर्स्ट रीडिंग हो गई है, उसके बाद से आप थोड़ा थोड़ा एसे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आप उस पर कुछ लिख सकते हैं, और उस पर आप जितने भी 1000 वर्ड्स, 1500 वर्ड्स उसका ऐसे आप जो है वो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपको ऐसे में सारी चीज़ों को रिलेट करना है एक दूसरे से। तो मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो एक फ्रेमवर्क तैयार किया था। जो आप जब ऐसे कोई स्टार्ट करते हो, फ्लडिंग होती है आइडियाज़ की और चीज़ों की, तो उसको कैसे समराइज़ करना है, कैसे जो आइडियाज़ हैं उनको जनरेट करना है, उसके लिए मैंने एक चार्ट टाइप का बनाया था कि आप अगर देखें तो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, कुछ सोशल इश्यूज़ होते हैं, कुछ जो है एनवायरनमेंट आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है तो उससे रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ होते हैं। वेमेन एक हॉट टॉपिक है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर इशू पूछा जाता है तो वेमेन से रिलेटेड उसमें चीज़ें जो हैं वो ठीक अच्छे से दिखाएं तो आपको उसमें मार्क्स मिल सकते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी एक इशू आ जाता है जहाँ पे आप आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। एक एथिक्स का कंपोनेंट है जो आजकल एक तो पेपर ही है पूरा एथिक्स, और उसके हिसाब से जो है एथिक्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ डोमेन्स हैं जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर आया तो उसमें जनरेट कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स में अगर आप इधर साइड देखें तो आप इंडिविजुअल लेवल पे आप इसमें आइडियाज़ जनरेट करते हैं, सोसाइटल लेवल पे आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप जनरेट कर सकते हैं। तो अगर ये मैट्रिक्स देखें, ये मैंने तब बनाई थी जब मैं प्रिपेयर करता था। तो अगर आप इस वाले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे आप कोई आइडिया जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई आइडिया जनरेट कर सकते हैं, सोसाइटी में देखें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन सारे एरियाज़ में आपको हर एक कॉलम में आइडियाज़ जनरेट करने हैं, बट जब ऐसे आप सेलेक्ट कर रहे होते हो उस टाइम पे ये ज़रूरी हो जाता है कि जितना ब्रॉड फ्रेमवर्क में आप सोचो और अपने आइडियाज़ को बनाओ उतना हेल्पफुल रहता है। तो ये मैट्रिक्स अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप देख सकते हो। ये नेशनल लेवल है, नेशनल और इकोनॉमिक। तो अगर हम ये वाला कॉलम देखें तो नेशनल और इकोनॉमिक का आ जाता है। तो यहाँ पे उस इशू से रिलेटेड क्या चीज़ है, ऐसे ही वेमेन से रिलेटेड क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों से आप अपने आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। तो ये जनरेशन ऑफ आइडियाज़ के लिए है। दूसरी
एक और चीज़ होती है कि आपने ये आइडियाज़ तो जनरेट कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना होता है कि पहले एक रफ फ्रेमवर्क बनाना होता है अगर आप ऐसे लिख रहे हैं। क्योंकि आप डायरेक्टली अगर कोई टॉपिक आपको मिले और आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर दे तो बीच में काफ़ी जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आपको कुछ लगे कि ये चीज़ आ सकती है, ये डिलीट हो सकती है। तो आपको हमेशा एक रफ लेआउट पहले बना लें जिसमें आप प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग कर लें कि किस तरीके से आपको पॉइंट्स जनरेट करने हैं। पॉइंट्स आपको यहाँ से जनरेट हो जाएंगे अगर आपको नहीं आ पा रहे हैं, और आ रहे हैं तो आप फिर भी ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कोई टॉपिक है, अगर हम बात करें डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, इस टाइप का टॉपिक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप टॉपिक पढ़ते हो आपके पास फ्लडिंग होता है आइडियाज़ का। तो उन आइडियाज़ को आप पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख लीजिए, जो भी आपको आ रहा है, जो भी थॉट आ रहा है, चाहे आपको कोई डैम, यहाँ पे डैम्स आ रहा है, या गवर्नमेंट बजट आ रहा है, या ट्राइबल्स आ रहे हैं, या जो भी मतलब जो भी थॉट आ रहा है आप उसको बस नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स को फिल्टर आउट करने में फिर टाइम मिल जाएगा। अब क्या होगा कि ये आपने रफ एक लेआउट बना लिया जितने भी आपके पास पॉइंट्स आए इस चीज़ से रिलेटेड। उसके बाद क्या किया कि अगर ये आपको फिर भी पॉइंट्स कम लग रहे हैं तो ये मैट्रिक्स में आप देख लो कि कोई ऐसा टॉपिक है जो हम लोग रह गया है, विमेन से रिलेटेड अगर है वहाँ डाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें कोई टॉपिक रह गया है जो कि सोसाइटल लेवल पे अफेक्ट करता है, नेशनल लेवल पे अफेक्ट करता है, इंटरनेशनल लेवल पे अफेक्ट करता है, वो आप डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें जनरेशन करने के लिए पॉइंट्स किस तरीके से आप जनरेट करेंगे, तो ये हेल्प करता है आपको एस्से में ब्रॉड सोचने के लिए। ये एक चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ क्या होती है कि आप अगर देखें कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एस्से को आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तो कंटेंट हो गया जो आपको यहाँ से मिलेगा, उस कंटेंट को जनरेट कैसे करना है वो मैं आपको इस वे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से हो सकता है। और एक चीज़ आती है आपको प्रेजेंट कैसे करना है। तो होता है कि अब लोग एनेक्डोट्स तैयार करते हैं, कुछ एनेक्डोट्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, किसी इशू से रिलेटेड टॉपिक है उसको ऐसे में प्रेजेंट करते हैं तो वो एक बड़ा अच्छा सा पिक्चर देता है। तो कुछ लोग कोट्स तैयार करते हैं, सपोज़ कोई ऐसे आया तो उसकी ओपनिंग किसी कोट से करेंगे, डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, तो डिफरेंट गांधी जी की कोट्स हैं उसको तैयार कर सकते हैं। मैंने भी एक बुक बना रखी थी जिसमें कुछ कोट्स रेडी कर रखी थी, कुछ एनेक्डोट्स रेडी किए हुए थे, तो ये आपको हेल्प करते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल्स भी रेडी कर सकते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। देखिए क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, इससे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं एसेज, तो इसको ऑलरेडी आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो और जैसा टॉपिक आए उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा एसओ को और अच्छा बनाती है। अब एसे को प्रेजेंट कैसे करना है वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर होता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे इस तरीके से लिखना चाहिए, ऐसे उस तरीके से लिखना चाहिए। ऐसे का कोई पर्टिकुलर वे नहीं है, आप अपने वे में किस तरीके से प्रेजेंट करते हो वो मैटर करता है। कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो होती है, एक तो आपका कंटेंट जो मैंने आपको बोला है, एक होती है आपकी स्ट्रक्चरिंग आप कह लो या फ्लो कह लो आप, क्योंकि जब आप ऐसे लिख रहे होते हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एब्रप्ट जंपिंग्स हैं, एक फ्लो में आना चाहिए कि आप एक अपनी चीज़ को समझा रहे हो, बता रहे हो। तो जब आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपने क्या कंटेंट उसमें डाल रहे हो, उसकी स्ट्रक्चरिंग और फ्लो उसका कैसा है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो एग्जामिनर को या चेकर को इंटरेस्ट करे। तो ये एनेक्डोट्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, कोट्स हो गए, या कोई करंट में कुछ इशू आया है उसको आपने उससे रिलेट किया, वो सारी चीज़ें हो गई, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो ऐसे में दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती हैं वो यही रहता है कि आप किस तरीके से कंटेंट को आप फिल्टर आउट कर रहे हो अपनी चीज़ को दिखाने के लिए, दूसरा आप स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हो उस चीज़ की, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब व्हाट आई डू के होता क्या है कि इस अभी अगर रीसेंट एसेज आप अगर देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि जो एथिकल एक इश्यूज़ हैं या कोड्स दे रहे हैं वो लोग और उस पर आपको ऐसे लिखने को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ज़रूरी हो गया कि आप चीज़ों को लिंक कर पाएँ किसी तरीके से। कभी कभी क्या होता है बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं लेकिन हम उसको लिंक नहीं कर पाते क्योंकि वो अजीब सा एक टॉपिक हमें लगता है कि वो दिया गया है।
तो जैसे कि मेरे टाइम पे एक ऐसे आया था कि नीड लीड्स टू ग्रीड, ग्रीड लीड्स टू स्पॉइलेज ऑफ ब्रीड। तो ऐसा कुछ एक टॉपिक था नीड ग्रीड ब्रीड का। नीड से ग्रीड आती है और ग्रीड से ब्रीड स्पॉइलेज ऑफ ब्रीड होता है। तो अब अगर आप ये देखें कि ये वाला जो टॉपिक है ये बड़ा अजीब सा आपको लगेगा। जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, इसको तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने बताया कि आप इनको पहले से भी प्रिपेयर कर सकते हो कि इसमें क्या कंटेंट होगा, क्या एग्जाम्पल्स आप डाल सकते हो, क्या कोड्स डाल सकते हो। लेकिन इस तरीके के जो ये ऐसे होते हैं, इसमें आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है, आपको चीज़ों को किस तरीके से लिंक कर सकते हो। तो आप अगर देखो कि नीड, ग्रीड, स्पॉइलेज ऑफ ब्रीड, अब इसमें आप क्या डालोगे? अब वही चीज़ है कि अगर आपका माइंड ओपन है, जैसे मैंने ये आपको बताया कि ये सारे टॉपिक्स हैं, इनमें से आप चीज़ें पिक कर सकते हो। आप एक रफ लेआउट बना रहे हो तब देखो कि कितने आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं हिस्ट्री में गया। हिस्ट्री में आप अगर देखो, इनफैक्ट आपका जो सिलेबस है ना, अगर आप सिलेबस को भी रिकॉल करोगे और उसमें से पॉइंट उठाना शुरू करोगे तो आपको काफ़ी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हिस्ट्री में मैंने क्या क्या लिया, हिस्ट्री में मैंने इंपीरियलिज्म से स्टार्ट किया। अगर आप देखो इंपीरियलिज्म को कैसे रिलेट कर सकते हो, नीड लीड्स टू ग्रीड, ग्रीड लीड्स टू स्पॉइलेज ऑफ ब्रीड, के पहले जो है वो किंग्स होते थे और वो अपनी जो एरिया है उसका डोमिनेंस बढ़ाने के लिए दूसरे एरियाज़ में जाते थे। कहीं कहीं पे उस चीज़ की नीड थी कि आप किस तरीके से लेबर्स को एंगेज कर रहे हो, किन टेरिटरीज़ को आप ले रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपैंड करते हो तो आप वॉर पे जाते हो, आप और एरिया को लेना चाहते हो, यहाँ पे ग्रीड आती है और किस तरीके से डेथ्स हुई और ये सारी चीज़ें। वर्ल्ड वॉर 1 का भी, वर्ल्ड वॉर जो हुई हैं उनका भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि कैसे रिसोर्सेज के लिए फाइट हुई, वो एक नीड थी लेकिन उसने फिर ग्रीड करके स्पॉइलेज ऑफ ब्रीड किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हिस्ट्री में दिख जाएंगे कि किस तरीके से ये पूरी एक वो हुई। अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का देखोगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर आप देखो तो उससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले फैक्ट्रीज इतनी नहीं थी और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो बहुत लिमिटेड थे, लेकिन फैमिली सिस्टम बड़ा इंटैक्ट था और उसमें जो सोशल वैल्यूज़ थे वो स्ट्रांग होते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारी जो नीड थी एक लेबर को बढ़ाने की और फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन करने की, उसने किस तरीके से लोगों को प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाया और किस तरीके से मटेरियलिज्म को जन्म दिया, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप अगर हिस्ट्री खंगाल लोगे तो इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि किस तरीके से अगर कोई फिलॉसफिकल या एथिकल ऐसे आता है तो उसको किस तरीके से आपको रिलेट करना है। अब अगर आप इसी ऐसे को मैं कहूँ इस डोमेन में अगर देखोगे, पॉलिटिकल उसके डोमेन में, तो आप देखो कि किस तरीके से जो आप जितना भी आप पढ़ते हो, आप अगर स्टेट गवर्नमेंट्स का प्रेसिडेंट रूल्स की बात करोगे, प्रेसिडेंट रूल जो लगे हैं इतने सारे, किस तरीके से पावर को कंसोलिडेट करने के लिए पॉलिटिकल स्टेज का यूज़ किया गया है। एंटी डिफेक्शंस जो हैं उसको भी आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो। डिफेक्शंस जो होते हैं और पावर कंसोलिडेट करते हैं, इमरजेंसी जो लगी थी कंट्री में और दूसरी जगहों पे, तो पॉलिटिकल एंगल्स में आप काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हो कि कभी कभी ये ज़रूरी होता है कि एक बड़ी कंट्री को रेगुलेट करने के लिए कुछ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट एक पावर के ग्रीड ने कैसे पूरे एक सिस्टम को करप्ट किया वो आपको दिखेगा यहाँ पे। ऐसी अगर आप इकोनॉमी में जाते हैं, इकोनॉमी में आप जाएँ तो कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें तो कैपिटलिज्म में आप देखें कि प्रोडक्शन तो बढ़ाया। कैपिटलिज्म का पर्पस ये था कि लोगों का जो है वो रिसोर्सेज बढ़े और प्रोडक्शन बढ़े, बट कहीं ना कहीं उस नीड ने एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म को जन्म दिया जो कि ग्रीड आप कह सकते हैं, और किस तरीके से रिसोर्सेज का जो है वो ओवर यूटिलाइजेशन हुआ, उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ और किस तरीके से सारी चीज़ें हुई उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। करप्शन किस तरीके से बढ़ा उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। ऐसी अगर आप सोसाइटी में आप आएंगे यहाँ पे नीड ग्रीड ब्रीड के उसमें अगर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में आप देखना चाहेंगे तो आप सोसाइटी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पेट्रियार्की है, उसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से विमेन को जो पावर सर्किल्स हैं उनसे दूर रखा गया, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनसे दूर रखा गया। आज के टाइम पे भी उनका रिप्रेजेंटेशन जो है चाहे वो पार्लियामेंट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो या कहीं पे भी कितना कम है। तो इसी तरीके से रिलीजन भी एक सोसाइटी का पार्ट होता है। उसमें आप देख सकते हैं
कि रिलीजन की जो नीड थी वो किस तरीके से आई थी कि लोगों में कोऑपरेशन हो, एक सिस्टमैटिक वे, एक लाइफ देने के लिए रिलीजन का पर्पस आया था, बट उसको किस तरीके से डिस्टॉर्ट करा गया क्योंकि पावर स्ट्रक्चर्स को होल्ड करना था, और किस तरीके से रिलीजन की वजह से वॉर्स हुए हैं, लड़ाई हुई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, ये सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप चीज़ों को देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आपको किस तरीके से लिंक करना है। तो ये जो सारा एक फ्रेमवर्क है, मुझे एग्जाम्पल दे के समझाने का यही था कि फ़िलॉसफिकल एस्से या एथिकल एस्से जो आते हैं उनको लिखने का एक ही तरीका है कि आप चीज़ों को लिंक कैसे करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स एस्से आए हैं, इनमें आप क्या करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। इससे क्या होगा कि आपको आइडियाज़ जनरेट होंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होगी कि आप क्या कर सकते हो कि जो फिलोसफिकल एसेज आए हैं पिछले 2-3 साल से, यूपीएससी वही ज़्यादा पूछ रहा है, तो उनकी जो कोट्स हैं वो आप देखिए क्या हैं, और उनमें देखिए कि आप किस तरीके से चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। जैसे मेरी ये मैट्रिक्स है, इससे आप यूज़ कर सकते हैं, या एक रफ लेआउट में आप देख सकते हैं उसमें किस तरीके से आएगी। तो जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आइडियाज़ किस तरीके से जनरेट करने, क्योंकि ऐसे में मार्क्स तभी आएंगे जब आप मल्टीपल डायमेंशंस में चीज़ों को लिंक करेंगे, तभी आपको ऐसे में मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई फिलोसफिकल एसे आता है वहाँ पे, तो आपको ये पता होगा कि इसमें से पॉइंट्स और आइडियाज़ कैसे जनरेट करने हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल एसेज जो हैं, एजुकेशन, हेल्थ, वेमेन, ये सारी चीज़ें ये ऑलरेडी आप कवर कर सकते हैं पहले भी, उसकी जो फ्रेमवर्क है पूरा वो पहले से बना सकते हैं। बट इस टाइप के एसेज के लिए आप पहले से रेडी नहीं हो सकते, आपको ऑन द स्पॉट जो है उस चीज़ को समझना है। तो आई होप कि ये जो पूरा एक वो है ये आपको हेल्प करेगा, और जो ऐसे है उसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे का आपका क्या स्ट्रेंथ है, आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, आपका क्या स्ट्रक्चर होगा, वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। तो पहले आप ये ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर्स से। अगर आप पूरा ऐसे नहीं लिख रहे हैं तो एटलीस्ट टॉपिक लेके और उन पे पॉइंट्स बनाइए कि मैं ये पॉइंट्स उसमें लिख सकता हूँ। और जब आप ये ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ा कर लें तो उसके बाद से पूरा ऐसे 1500 वर्ड्स का लिखना स्टार्ट करिए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। थैंक यू।